हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 में जो फर्स्ट वाले पेपर में जो स्टैट्स के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 मोड ऑफ द स्कोर। ये सारे स्कोर्स है, इसका मोड दे दिया 15 मोड है और हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए 15 मोड है भाई। मोड मतलब 15 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए, 15 दो बार आ रहा है, 12 भी दो बार आ रहा है, 10 भी दो बार आ रहा है, तो ये 15 आएगा तभी तो मोड बन जाएगा। तो दिस इज 15 दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, 15 ऑब्जर्वेशन है, हमने रिकॉर्ड कर लिया उसका डाटा जो था, बट लेटर इट वाज फाउंड दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन द डिजिट ऑफ टेंथ प्लेस वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 8। मतलब एक डिजिट हमने गलत लिख दिया नंबर, मतलब उसका जो टेंस वाला प्लेस था वो हमने 8 लिख दिया, 3 लिखना था। सपोज हम ले लेते हैं 85 हमने लिख दिया 35, 85 नहीं चाहिए, ये गलत कर दिया हमने, ये हमें चाहिए था। तो ओवरऑल बात है कि 85 आ गया गलती से, आना 35 चाहिए था। तो जो करेक्ट हमने कर दिया उसको मान लो बाद में 85 की जगह हमने 35 कर दिया, तो जो नेक्स्ट नया एवरेज बनेगा वो क्या होगा, पुराने वाले से कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा या कम होगा, जो भी ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं उसके हिसाब से हम सोच लेते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमें 85 नहीं चाहिए, 35 चाहिए। इसका मतलब क्या, 85 हम हटाएंगे, 35 हमें चाहिए। तो 85 माइनस 35 डिफरेंस कितना हुआ, 50 का। 50 का क्या माइनस 50 करना पड़ेगा पूरे वाले ऑब्जर्वेशन में से, जो उनका सम होगा उसमें से हमें 50 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जब एवरेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, जितने हमें नंबर्स दे रखे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10/3 माइनस 10/3। इसका मतलब क्या है, रिड्यूस बाय 10/3। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एक मेथड तो ये है इसको सोल्व करने का, हमने सीधा ही सोचा। सेकंड हम करते हैं इसको सब्जेक्टिव तरीके से, x1 x2 x14 प्लस 85 ओवर 15 इज इक्वल टू मीन। 15 ऑब्जर्वेशन है, हमें नहीं पता क्या ऑब्जर्वेशन है। एक हमने 85 लेट कर ली क्योंकि हमें टेंथ प्लेस गलत किया ना, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 8 आया है, आना कितना चाहिए था 35। तो हमने क्या किया, x1 x2 ये करके प्लस x14 हमें चाहिए था 35, हमने 35 ऐड किया, 35 माइनस कर दिया इसमें से, सेम वही वाली चीज आ गई अपॉन 15, ये मीन आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो है ये वाला करेक्ट दे देगा हमें मीन। अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये हमें सम मिल गया, सम प्लस 50/15 इज इक्वल टू एक्स बार। तो सम बाय 15 देखो, सम बाय 15 प्लस 50/15 इज इक्वल टू एक्स बार। ये वाला जो मीन है वो करेक्ट मीन है। करेक्ट मीन आ गया हमारे पास क्या, एक्स बार माइनस 50/15। मतलब क्या, इसको काट देते हैं तो एक्स बार जो करेक्ट वाला है वो आ जाएगा, एक्स बार जो हमारा आया इनकरेक्ट वाला उससे कितना 10/3 कम। मतलब क्या, ऑप्शन सी करेक्ट। बिल्कुल सब्जेक्टिव से भी जा सकते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट से भी सोच सकते हैं। हुआ यही है जो इसमें हुआ है, वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सोच लिया। क्वेश्चन नंबर 3, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कंप्यूटेड एज 10। मतलब भाई ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, 10 ऑब्जर्वेशंस कितनी है पता नहीं। ज्योमेट्रिक मीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन xi इज रिप्लेस्ड बाय 3 टाइम्स xi की पावर 4। तो बात यह है कि नम टर्म्स तो हमें पता नहीं, तो मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, xn की पावर 1/n सबका मल्टीप्लाई, ये 10 दे रखा है। ठीक है भाई, तो मैं ये कह सकता हूँ x1 x2 सबका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 10 की पावर n है। अब रिप्लेस कर दिया हमने क्या, xi की जगह पे हमने कर दिया क्या 3xi की पावर 4। हर जगह पे कर देते हैं, मतलब 3xi की पावर 4 मतलब क्या, हर जगह पे क्या होगा 3x1 की पावर 4 इंटू 3x2 की पावर 4 इंटू ऐसे ही 3 टाइम्स xn की पावर 4, इसकी पावर 1/n। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो 3 जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर n यहाँ पे कर देते हैं, x1
x1 x2 xn की पावर 4, ये है 1/n। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हमें पता है कितना भाई, 10 की पावर n है, ठीक है। 3 की पावर n इंटू 10 की पावर n की पावर 4 1/n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n इंटू 10 की पावर 4n की पावर 1/n। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 1/n, 10 की पावर 4n इंटू 1/n। n से n कट गया, n से n कट गया, बचा क्या 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 1 2 3 4। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। समझ आई बात की? ये था सब्जेक्टिव मेथड। अब हम करेंगे इसकी एक ट्रिक, फिर देखते हैं। अब हम करने वाले हैं इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं यार, इसमें मजा आ जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं, टर्म्स हमें पता नहीं, उसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हमने क्या किया, दो टर्म्स ले ली। दो टर्म्स कैसे ले ली, x1 और x2। अब इसका जो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन 10 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा x1 को मैं 10 ले लेता हूँ, x2 को 10 ले लेता हूँ। 10 इंटू 10 अगर मैं करता हूँ उसकी पावर 1/2, दैट इम्प्लाइज 10 ही आ जाता है। बिल्कुल सही, मैंने सही सोचा भाई, 10 ले लेता हूँ। दो ही ऑब्जर्वेशंस ले ली, फिक्स कर दिया, और 10 इंटू 10 की पावर 1/2 10 आ गया। ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। सेकंड इसने क्या बोला, xi की जगह पे 3xi टू द पावर 4 कर देंगे। मतलब इसकी जगह पे 10 की जगह पे हमने क्या कर दिया, 3 इंटू 10 की पावर 4, और नेक्स्ट वाले में भी हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 4। अब हम ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो का टर्म्स बाय 1/2, पावर जो हो जाती है वो 1/2 हो जाती है। अब यहाँ पे देखो साफ 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 ये लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/2, टू कट गया। 3 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट 3 1 2 3 4। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब किसी ने बोला भाई ये वाली भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, तो भाई ऐसे करो, एक ही टर्म ले लो। एक ही टर्म मतलब क्या, x1 ही ले लिया 10, इसका जब ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा वो क्या होगा, 10 की पावर 1/1 मतलब 10। एक ही टर्म, अब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या निकल रहा है 10। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, 3 इंटू 10⁻⁴, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 1। 3 इंटू टक 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 टक, 3 1 2 3 4। अरे ट्रिक है भाई, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। Question number 4. The mean of 12 observation is 75. If 2 observations are discarded, then the mean of remaining observation is 65. What is the mean of the discarded observation? तो बात ये है कि 12 observations हैं जिसका mean आ रहा है 75। तो मैं ले लेता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x12 12 का टर्म बाय 12, सम ओवर टोटल इज 75। x1 प्लस x2 प्लस x12 इज इक्वल टू 75 इंटू 12, कितना हो जाएगा भाई 750, और ये 900 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि दो ऑब्जर्वेशन इसमें से बेकार हैं, उसको निकालने के बाद जो मीन आ रहा है बाकी वाली टर्म्स का, मान लेते हैं x11 और x12 बेकार ऑब्जर्वेशन थी, मतलब जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा दिया गया। तो x1 x2 प्लस x10 इसका जब मीन लेते हैं तो वो आता है 65। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x10 इज इक्वल टू 650। अब बात ये है कि फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। x1 से लेके x10 का सम है 650। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12, 12 ऑब्जर्वेशंस का सम 900 दे रखा है। ये जो है ये हमारे पास 650 आ रहा है। तो x1 1 प्लस x11 और 12 ऑब्जर्वेशंस का जो सम है वो आ जाएगा 900 माइनस 650, 650 आ जाएगा 250 हो जाएगा। मतलब जो दोनों ऑब्जर्वेशंस है उनका सम है 250। अगर इसका मीन लेंगे तो पाई टू काट दिया 125। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स डू हैव द सेम मीन मीडियन एंड मोड हैव द सेम वैल्यूज। अच्छा एक ही बात है भाई, सब में मीन मीडियन मोड सब में जिसमें सेम आ रहा है वो हमें ऑप्शन चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले
एलिमिनेशन लगाएंगे, एलिमिनेशन से चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले हम चलते हैं कौन सा ले, पहले ए की बात करेंगे। ए में मोड आ गया 1 2 3 4, मोड आ गया 12, मीडियन आ गया, मिड वैल्यू, इस सबका मीडियन देखो ये है मिड वैल्यूज, मीडियन आ गया 12। अब बात करते हैं मीन की। देखो मीन में क्या है, सारी वैल्यूज ये चारों 12 आ रही है और ये 24 आ रही है। तो अगर हम ये 12 होती, मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 12 5 5 5 सेम 12 आना था, लेकिन यहाँ पे 24, यहाँ पे अगर 12 होता तो इसका मीन 12 आना था। तो ऑप्शन ए हमारा कट गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, ये तो मीडियन है, मीडियन हमारे पास क्या है 18, विदाउट कैलकुलेटिंग हम सोच रहे हैं। अब मोड भी यही है, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बातें इसने सेटिस्फाई कर दी। अब मीन की बात करते हैं, मीन क्या होगा, मीन देखो मीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब सीरीज की बात करते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म, या बीच में अगर कोई टर्म बच जाती है तो उसको डबल करने पे वो सेम आती है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो मीन बनने वाला है वो एग्जैक्टली यही होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्या है, इसका और इसका सम 36, इसका और इसका सम 36, 18 इंटू 2 36, कैलकुलेट करना ही नहीं है, सीधा 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 हमें पता चल गया कि मीन ही है। अदरवाइज कैलकुलेट करके तो आ ही जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सी देख लेते हैं, सी में क्या, देखो 6 6 12। अब यहाँ पे मोड ही 6 है, मोड 6 है और मीडियन जो है वो आ रहा है 12, ये तो वैसे ही कट गया सी ऑप्शन। डी की बात कर लेते हैं, मीडियन और मोड तो यहाँ पे मोड लिखा है, मोड हमने लिखा 6, मीडियन हमने लिखा कितना 6। अब मीन की बात करते हैं, देखो 6 6 6 6 आने के लिए इन दोनों को भी 6, इन दोनों का सम को 12 होना पड़ेगा, तभी जाके ये जो मीन बनेगा इसका 6 बनेगा। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, हम निकालेंगे तो भी हमें पता लग जाएगा कि ये 6 तो नहीं आ रहा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी ही सही है। Question number 6. If the mean of the frequency distribution is 100, the coefficient of variation is 45%, what is the value of variance? तो वही बात ये है कि मीन हमें मिल गया कितना 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा ओवर एक्स बार, परसेंट में दे रखा है तो इनटू 100 इज इक्वल टू 45। अगर हमें पॉइंट में दिया था तो अगर हम ऐसे सोचते कि ये तो 0.45 लिखा हुआ है तो हम बोलते सिग्मा ओवर एक्स बार इज इक्वल टू 0.45। दोनों बातें सेम है, 100 उधर चला जाएगा 0.45 हो जाएगा यार। अब बात क्या कर रहे हैं, सिग्मा ओवर 100। अब इसने निकालना क्या, अभी वेरिएंस निकालना है, याद रखना इस बात को। सिग्मा क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद हम उसका करेंगे स्क्वायर, तो हमें मिलेगा क्या, वेरिएंस। ये वाली बात ध्यान रखना, सीधा सीधा मत लगा देना। इनटू 100 इज इक्वल टू 45, काटा काटा सिग्मा आ गया 45। क्या आंसर 45 है, नहीं भाई 45 नहीं है, 45 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें भी देखो, इसमें भी ट्रिक है। अब ये 5 5 वाले को हम करते हैं जब मल्टीप्लाई, तो उसमें क्या होता है, ये 4 है, 4 का आगे वाला नंबर 5, 5 इंटू 4 इज 20, 5 का 25, 2 2 5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Okay, so question number 7. X is the harmonic mean and y is the geometric mean of two positive numbers m and n if 5x is equal to 4y. Which one of the following is correct? ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहली बात हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं, हार्मोनिक मीन है x। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है hm इज इक्वल टू n ओवर 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 1 बाय xn। अब इसने क्या बोला है, दो ही टर्म्स हैं, तो hm दे भी रखा है, x इज इक्वल टू दो टर्म्स है 1 बाय m प्लस 1 बाय n। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 2mn ओवर m प्लस n, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड हम बात कर रहे हैं हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी मतलब दो टर्म्स, ज्योमेट्रिक मीन हमने दे रखा y, ये रूट mn के बराबर है 2। अब इसने क्या बोला है 5x इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि x बाय y इज इक्वल टू 4 बाय 5। x और y दोनों एलिमिनेट करना है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से देखो क्या मिलेगा, x बाय y इज इक्वल टू 2mn m प्लस n डिवाइडेड बाय रूट mn। तो अब इसको देखते हैं क्या बनता है, x बाय y है 4 बाय 5 इज इक्वल टू 2 रूट mn ओवर
एम प्लस एन। ये वाली बात समझ आई। हमने क्या किया, ये रूट एम एन जो है वो इस एम एन के साथ काट दिया तो एक रूट ऊपर बच जाएगा। अब इसको करते हैं हम उधर ले जाते हैं, 4m प्लस एन बाय 10 इज इक्वल टू एम एन का रूट, ये हमने रूट वाला अलग कर दिया, अब स्क्वेयरिंग कर देंगे ना, इसीलिए हमने किया। तो 4m प्लस एन बाय 10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एम एन। तो ये हो जाएगा क्या, इसको काट देते हैं 2/5 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं 25mn। अब सोल्व कर लेते हैं, 4 टाइम्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 25mn। अब ये बन गया 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर 8mn इज इक्वल टू 25mn। 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 17mn इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, m और n का रिलेशन चाहिए, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नजर आ ही रहा है, तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, 4m स्क्वायर माइनस 17mn प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव 16 आना चाहिए, 4m स्क्वायर माइनस 16mn माइनस mn प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, 4m आ गया कॉमन, m माइनस 4n माइनस यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, तो m माइनस 4n इज इक्वल टू 0। तो या तो m माइनस 4n 0 हो जाएगा या फिर 4m माइनस n 0 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 4n, दैट इम्प्लाइज एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। दूसरा इसने बोला 4m इज इक्वल टू n, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। अब इसने क्या बोला, इसके हिसाब से कौन सी सही होनी चाहिए, ए बी सी डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया, व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज दिस फ्रॉम देयर मीन। हम क्या करेंगे भाई, हम इसकी ऐड करेंगे, इसको सारी टर्म्स को ऐड करके मीन निकालेंगे, फिर हम डेविएशन लेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमें आती है मीन की प्रॉपर्टी, हम है स्मार्ट। क्यों, क्या कहती है मीन की प्रॉपर्टी, मीन की प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ डेविएशंस टेकन अबाउट इट्स मीन इज ऑलवेज, कितनी बार बताना पड़ेगा यार, सीधा ही 0 0 0। सी सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ वेरिएट टेकन अबाउट इट्स मीन इज ऑलवेज 0। कैलकुलेट नहीं करना भाई, हमें प्रॉपर्टी पता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। If m is the mean of n observations x1 minus k x2 minus k x3 minus k this, अब इसने क्या बोला, m जो है वो मीन है n ऑब्जर्वेशंस का, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन दे रखा है m, k is any real value then what is the mean of this। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें आती है मीन की प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, जो हम वेरिएबल के साथ पंगा करते हैं वो सब पंगा उसके मीन के साथ होता है। मतलब हमने कुछ ऐड किया तो यहाँ ऐड होगा, यहाँ माइनस किया तो यहाँ माइनस होगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। अब इस वाले में इसने क्या क्या दिया हुआ है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें उसका जो मीन आ रहा है वो m आ रहा है। ऑब्जर्वेशंस क्या है, xi माइनस k, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए xi's का मीन, मतलब xi's माइनस k में मैंने क्या किया, प्लस k ऐड कर दिया, इधर भी प्लस k ऐड कर दिया, ये कट गया, xi's का जो मीन आएगा वो m प्लस k। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमें एक टेबल दी गई है, इसकी हमें फ्रीक्वेंसीज और नंबर्स दे रखे हैं, हमें चाहिए इसका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, 437 113 163, इसको ऐड कर देंगे 9 189 197 198, ठीक है भाई, 198 ही था, टोटल 198 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, 198, n इज इक्वल टू 198, मतलब क्या, इवन मतलब क्या, इसका मीडियन जो होगा वो होगा n बाय
2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का मीन। तो n/2th मतलब क्या, 99th और 100 पोजीशन पे जो आ रहा होगा उसका हमें मीन लेना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आते हैं, देखो 37 तक तो दो कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद 38 से लेके 113 तक तीन ही आ रहा है, तो 99 पे भी तीन आ रहा है और 100 पोजीशन पे भी तीन आ रहा है। 3 + 3/2 इट्स 3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, उसको कुछ फर्क ही ना पड़े, मतलब अगर हमारे पास हम बोले कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, अगर कुछ दे रखा है 0.36 सपोज, और हमें क्या चाहिए कि हमने वेरिएबल में कुछ ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया, इसका मतलब हमने उसका ओरिजिन चेंज किया। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया वेरिएबल को, तो उसका हमने स्केल चेंज किया। हमें क्या पता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ बोथ, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इस वेरिएबल में। अगर हमने क्या किया, 3x + 9 कर दिया और 13y - 5 कर दिया, सपोज इन दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, तो प्लस माइनस करने से कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई करने से भी कुछ नहीं होता, तो मतलब ये सेम ही लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों का भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.36 ही आने वाला है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन इंडिपेंडेंट है भाई, इंडिपेंडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ सेट ऑफ n नंबर्स, arithmetic mean, geometric mean, which one of the following the above uses all the data। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब इसने क्या बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच वन ऑफ द अबव यूजेस ऑल द डाटा, मतलब ये n नंबर्स हैं, n नंबर्स को यूज करके अगर ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में से कौन सा आता है या दोनों आते हैं, मतलब सभी नंबर्स यूज होने चाहिए, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + xn डिवाइडेड बाय n। एवरी नंबर इज इन दिस, मतलब हर नंबर यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 * x2 * xn की पावर, इसकी पावर जो होती है वो 1/n होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी हर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे यूज हो रही है, तो इसका मतलब बोथ सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगर यहाँ पे इसने बोला होता हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन भी वही होता है, मतलब n/(1/x1 + 1/x2 + 1/xn), तो ये डाटा यूज होता है, एवरी डाटा काउंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल पाए चार्ट बना के दे दिया और उसमें से हमें एंगल चाहिए, तो देख लेते हैं क्या क्या है। साइंस के जो नंबर ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट वर्किंग इन अ कंपनी आर 30, 70 and 50 respectively. If these figures are represented by a pie chart, इसका एक pie chart में इसको डाटा को कन्वर्ट कर दिया, then what is the angle corresponding to the science graduates। मतलब क्या है, ये pie chart बन गया, अभी देखो तीन, सपोज इसको ये बना लेते हैं, 1 2 और 1 ये 3। अब हमें नहीं पता किसको कितना एंगल मिला हुआ है, ये 30 कोरस्पॉन्डिंग है, ये 70 है, ये 50 है। साइंस ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं, साइंस ग्रेजुएट्स तो ये हैं 30 आउट ऑफ कितना, अब ये कितना बन गया, टोटल एंगल कितना होता है 360, 7 3 10 150, कितना मिला 30 को 30/150 इंटू 360, इसको काट देते हैं 0 0 3 5 5 से इसको काट 35 और 2 72 72 72, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है, फॉर हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल एरिया इंटरवल्स, अनइक्वल इंटरवल्स हैं, और इसने क्या बोला कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास शुड बी प्रोपोर्शनल टू। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ डाटा होता है जिसमें हम जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो उसको हम जैसी फ्रीक्वेंसी दी होती है हम वैसे ही प्लॉट कर देते हैं, उसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। जब अनइक्वल की बात आती है तो हम
क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बेस, कि हमने सपोज 10 का इंटरवल को हमारा बेस लिया तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाती है। तो ओवरऑल क्या है कि उसकी जो हाइट है और विड्थ है वो डिफरेंट है, तो दोनों चीजें इंक्लूड हो रही हैं और मल्टीप्लीकेशन वाली चीज आ रही है। तो हम बात करेंगे कि हाइट एंड विड्थ दोनों दोनों किस में आएगा, एरिया में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको याद भी रख सकते हैं कि हाँ एरिया ही तो डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हाइट हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी। अब देखो ये अनइक्वल इंटरवल नजर आ रहा है, तो इसलिए जो एरिया होगा ना वो डिफाइन करेगा कि हाँ क्या चीज चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी।